हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये हमारे हिस्ट्री की क्लास 9 है। इसके पहले की जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं, 8 क्लासेस हो चुका है हिस्ट्री का और 2 ज्योग्राफी का हो चुका है। सभी को मैंने सीटेट दिसंबर एसएसटी 2023 के नाम की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें ऐड किया है। देखिए, हर दिन की क्लास आप इसलिए देखिएगा क्योंकि मान लीजिए जिसने अभी तक स्टार्टिंग से क्लास देखा होगा ना, उसको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब डायरेक्ट आप 9 क्वेश्चन पे आओगे और आपको ये पता, आपको समझ में नहीं आएगा कि अभिलेख क्या है, प्रशस्तियाँ क्या है, पांडुलिपि क्या है, क्योंकि ये 1 बाय 1 हर एक चैप्टर में हम बताते हैं। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो है 6 क्लास की एनसीईआरटी जो है खत्म होने वाला है 1-2 दिन में। उसके बाद से हम 7 क्लास की स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 11 से 12 ही चैप्टर है। हम 9 क्लास पे आ चुके हैं, 9 चैप्टर पे आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे जो क्वेश्चन बताती हूँ ना, वो सीटेट में पूछा हुआ होता है, वही मैं आपसे डायरेक्ट पूछती हूँ। ठीक है, अब कोशिश करूँगी कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। आप सब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे एक मोटिवेशन मिलेगा। साथ में अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ना हो, ज्योग्राफी, एसएसटी, क्योंकि बेसिकली देखिए एसएसटी में आपका 40 नंबर का कंटेंट है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों ही आपसे पूछा जाएगा। 12 बजे डेली हम हिस्ट्री का करते हैं एंड 2 बजे डेली हम ज्योग्राफी करते हैं। बहुत जल्द पॉलिटी भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल से आपका बेसिकली पूरा हम ना थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए आपने 1 बाय 1 पढ़ा है, जैसे कि यहाँ पे है, तो कहाँ से, कोई बाहर से तो पूछेगा नहीं ना, यहीं से पूछेगा। तो 1 बाय 1 पढ़िए, नोट्स बनाइए। साथ में ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। 2 दिन से मैंने पीडीएफ नहीं भेजा हुआ है, आज सारे भेज दूंगी टेलीग्राम पे, आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। 1000 लाइक्स का टारगेट आज भी है। मुझे पता है कि कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो 1000 लाइक्स भी हम जरूर कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ना बेसिकली ये जो एक वीडियो, ये क्लास है साम्राज्य और राज्य के बारे में है, जिसमें हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं, पल्लव के बारे में, चालुक्य के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, जो कि सीटेट ने बहुत ही बार पूछा है और यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए, इनकी जो प्रशस्तियां हैं वहीं से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। और आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है, तो ये पिक्चर किसका है? तो समुद्रगुप्त जी का है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा हैं समुद्रगुप्त, उनकी भूमिका मतलब एक अरविंद नाम का स्टूडेंट है, ये ऐसे कहानी के तौर पे स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, कि वो ना गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा है समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो समुद्रगुप्त हैं ये किस वंश के राजा थे? तो गुप्त वंश, नाम से ही पता चल गया। अब समुद्रगुप्त के बारे में हमको कहां से पता चलता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। पहली क्लास में मैंने बताया था कि अभिलेख क्या है, आप जरूर देखें वो वीडियो। तो कहां से पता चला? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदा एक लंबे अभिलेख से। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। अब इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे और वो मंत्री भी रहे हैं, उनका नाम है हरिशेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है हरिशेन जो इनके कवि थे, फेमस कवि थे। और यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रशस्तियां क्या हैं, तो ये एक विशेष किस्म की अभिलेख होती है जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, और अभिलेख आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो प्रशस्ति आपको पता चला। ठीक है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ जो है प्रशंसा होता है। प्रशस्ति कैसा शब्द है? संस्कृत। इसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ना गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में, कल हम लोगों ने पढ़ा था 8वें चैप्टर में, तो सेम ऐसा ही था। गुप्त काल में ना इसका महत्व और भी बढ़ गया। ये जो प्रशस्तियां हैं इसका महत्व गुप्त काल में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहले गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त, इसके बारे में कहां से पता चलता है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ से। इसकी रचना किसने की है? ये जो यह प्रशस्तियां, इसकी रचना किसने की है? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री रहे हरिशेन ने। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या है? हरिशेन। हो गया। अब अभिलेख प्रशस्ति आपको पता चल गया। चलो, तो इतना हमने पढ़ लिया समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस गुप्त वंश में बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए, आप जानते हैं कि कवि ने इसमें राजा की एक समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि
उनकी प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं कि कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको जो है ईश्वर के बराबर बताया गया है, तो इन्हीं को, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्तियां, इनको ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में जो है मतलब समुद्रगुप्त को बताया गया है ईश्वर के बराबर। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य भी दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे ये रहा, आप जानते हैं इनके बारे में बताया गया, बट इससे ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इतना आपको तो लिखना ही है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, मैं अभी आपको जो बोल रही थी ना कि किसके, ये देखिए यहाँ पर सिक्कों पे देखिए आप, वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि किसका था, तो समुद्रगुप्त, ये वीणा बजाने के शौकीन थे। और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि वीणा बजाने वाले राजा कौन थे, तो समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा राजा था जिसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जिसे दर्शाया गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर सब एक मानचित्र में आपको दिखाऊंगी अभी, उसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एक मानचित्र में इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन जो है 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। देखिए हम 4 पॉइंट में पढ़ेंगे। तो ये जो हरिसेन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और साथ में मंत्री भी था। इसने क्या किया है, विभिन्न 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थी, इसका वर्णन करते हैं। तो एक एक पढ़ेंगे और फिर हम मानचित्र भी ऐसे देखते जाएंगे। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसने क्या बताया है, जो राजा थे, कि पहला लिखा है कि मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है वो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है। तो देखते हैं आर्यावर्त के 9 शासक। ये देखिए, ये आप देख सकते होंगे, ये हरे रंग का क्षेत्र है जो आर्यावर्त के 9 शासकों का है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बेसिकली पूरा अच्छे से ग्रीन, पिंक, यहाँ पे आप ब्लूइश कलर देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक, आपको यहाँ पे रेड, ये सारे ना अलग अलग राजाओं का वंश के बारे में बताया है। तो ये आपने देख लिया, जैसे कि कन्नौज हो गया, प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, नालंदा हो गया, मथुरा हो गया। तो ये इसके बारे में बता रहा है। वैसे आपको इसके नाम याद नहीं रखने हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? जी हाँ, और हराने के बाद से उनको अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद से लिखा है कि दक्षिणापद के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए, देखिए सारी राजधानी तो दिखेंगी नहीं, जैसे कि ग्रीन वाले में अब 9 शासकों का तो दिखेगा नहीं, कुछ कुछ दिखाया गया है। तो राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। यहां पर देखिए, आपको पूरा तो इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बट इस साइड में है ये दक्षिणापथ, ये लाल बिंदु दिख रहा है। तो यहां पर इन्होंने बताया है इसके बारे में कि ये जो दक्षिणापथ थे ना, जिसको हमने लाल बिंदु से कुछ दिखाने की कोशिश की है, इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे पूछेगा कि जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे, क्या समुद्रगुप्त के सामने उन्होंने समर्पण किया था? जी हाँ, समर्पण किए थे ये दक्षिणापथ के 12 शासक। साथ में समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो ये भी है। ये सब कुछ समुद्रगुप्त के बारे में अच्छे से वर्णन किया जा रहा है कि किस राजा के साथ कैसा हुआ, उनकी नीतियां क्या थी। अब तीसरा देखो, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़िया संघ जो है आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो देखो ये जो बैगनी रंग वाला है, बेसिकली यहाँ पर देखिए, तो ये ऊपर से इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको इनके नाम नहीं याद रखना है। तो कुछ लोग जो सोचेंगे, यहां पर देखिए, आप आराम से इसमें देख सकते हो, ये रेड वाला आपका गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर, ये नगर है। यहाँ पर ये आंतरिक राज्य है, ये आपका बाहरी राज्य है, ये आपका आर्यावर्त है। यहाँ पर चोल है, यहाँ पर ये पल्लव है, कांचीपुरम है, एहोल जो कि चालुक्य की राजधानी थी। ठीक है, ये अमरावती है। ये सारे आप देख सकते हो, आपको याद नहीं करना, मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको एक बार दिमाग में रहे। बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बस ऐसे ही पूछेगा कि क्या असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ जो है वो उपहार लेकर आते थे? तो जी हाँ, वो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेकर आते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, अब आंतरिक बाह्य आपको मैंने यहीं पर बता दिया। ये देखिए,
आप यहाँ से आराम से जाके देख सकते हो। आंतरिक कौन से राज्य हैं? बाह्य। आंतरिक वाले जो है पिंक कलर वाले हैं और बाह्य वाला ये है। पूरा नाम नहीं लिखा है इसमें, बस इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है। उसके बाद से जो बाह्य इलाकों के जो शासक थे जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, तो कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने इनके समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्रियों का विवाह किया था? तो वो थे कुषाण तथा शक वंश। बस डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये नहीं पूछने जाएगा कि नीला रंग बताओ, बाह्य इलाके के शासक बताओ। ये समझने के लिए बताया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कुषाण और शक ने जो है अपनी पुत्रियों का विवाह किया था समुद्रगुप्त से? जी हाँ। और इसमें क्या श्रीलंका के शासक थे? यस। तो बस ये 4 पॉइंट आपको इसी तरीके से याद करना है। ये सब कुछ समुद्रगुप्त के बारे में बता रहा है और जो राजा थे उनकी नीतियां। साथ में ये आपको एकदम याद रखना है कि सिक्कों पर किसका वीणा बजाते हुए किस राजा का जो है पिक्चर है, तो वो है समुद्रगुप्त। हो गया। चलिए, ये डायग्राम हमने पढ़ लिया। अब यहां से देखिए, एक क्वेश्चन आपको मैं हर बार सीटेट पूछता है और वो है सबसे पहला ये विक्रम संवत, इसकी प्रारंभ होने की तिथि। तो याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देखो 3 क्वेश्चन बना। सबसे पहले विक्रम संवत की स्टार्टिंग कब हुई? 58 ईसा। याद हो गया। इसको स्टार्ट किसने किया था? तो परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। किसके नाम से? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इसकी स्थापना की थी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विक्रम संवत की मतलब शुरुआत कैसे हुई, तो शक पर जब विजय प्राप्त कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इसकी स्टार्टिंग हुई। इसमें संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो वो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। कई बार क्वेश्चन बनता है, इतना कंफ्यूज कर देगा ना। ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा रहेगा, मौर्य लिखा रहेगा। आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो 58 ईसा। तो 3 पॉइंट ये आपको लिखना है अपने कॉपी में, विक्रम संवत से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है। चलो, अब यहां से वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अधिकांश प्रशस्तियां यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग बोलते हैं कि आप एक एक लाइन पढ़ो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बस इसमें 1-2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो समुद्रगुप्त थी उनकी मम्मी का नाम, वो किस वंश की थी, ये पूछा जाता है। तो देखते हैं, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। प्रशस्ति क्या पूर्वज के बारे में बताती है? जी हाँ। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रति पितामह मतलब परदादा, दादी, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती है। उनके माँ के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि जो समुद्रगुप्त की माँ थी उनका नाम था कुमार देवी। वो किस गढ़ की थी? लिच्छवीगढ़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी माँ का नाम था कुमार देवी और इनका वंश कौन सा था? तो लिच्छवी। ये लिच्छवीगढ़ की थी। और इनके पिता कौन से थे? इनके पिता थे चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त, और ये पहले शासक थे। माँ थी इनकी कुमार देवी, लक्ष्मीगढ़ की। हो गया। और ये जो चंद्रगुप्त है ना, ये गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। अब देखिए कंफ्यूज कैसे होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य। और जो समुद्रगुप्त के जो पिता थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे, इनको कौन सी उपाधि मिली थी? महाराज धीराज। माँ कुमार देवी, लक्ष्मीगढ़ की। बस इतना याद रखो, क्योंकि अगर आपने ये तीनों में कंफ्यूजन जो है अपने दिमाग में रख लिया तो आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको और इसको साथ में लिख लो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अब चलिए, अब देखो समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा, जो भी चीजें हैं प्रशस्तियों में पता चला हमें। अब यहाँ पर जो है कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला लाइन पहले ही बता देती हूँ, आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशवाली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। बस इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया, उनके मम्मी पापा, और हमने जो है विक्रम संवत के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से आपने गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से आपको पता चला ना कि वीणा बजाते हुए किस राजा का पिक्चर है,
समुद्रगुप्त। उसी तरह कुछ अन्य शासक के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। तो जीवनी से भी पता चलता है कुछ लोगों के बारे में। ऐसे ही एक राजा हुए थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में कैसे पता चला? जीवनी से पता चला। ठीक है, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले कि हर्षवर्धन के बारे में कैसे पता चलता है? जीवनी से। इनके दरबारी कवि का नाम क्या है? बाणभट्ट। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि, दोनों का नाम आपको याद रखना है। दरबारी कवि था बाणभट्ट। इसने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी है हर्षचरित। तो हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में है। नाम क्या है? हर्षचरित। लिखा किसने है? तो इनके दरबारी कवि बाणभट्ट। क्या आपको भूलेगा ये? मैंने कितनी बार बताया है। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। जैसे कि चीनी तीर्थयात्री एक स्वयं तसांग, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है 8वीं क्लास में, आप पढ़ लीजिएगा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्ष के दरबार में कौन रहा है काफी समय तक? तो वो है चीनी का एक तीर्थयात्री जिसका नाम है स्वयं तसांग। ठीक है, तो आपको तीनों लाइन याद हो गई। दरबारी कवि का नाम, जीवनी क्या है, और कौन सा जो है तीर्थयात्री उनके दरबार में रहा है काफी समय तक। हो गया, गुप्त वंश खत्म हो चुका है। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ लिया। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। इनकी जीवनी हर्षचरित है जो कि संस्कृत भाषा में है। अब देखो, हर्ष जो है, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं, ये लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि हर्ष अपने पिता के जो है सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, देखो हर्ष जो है वो बड़ा बेटा नहीं था, बट हर्ष का जो पापा है मतलब फादर है और उसका जो बड़ा भाई है उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाने के बाद से वो थानेसर का राजा बन जाता है। याद रखिएगा, थानेसर का राजा कौन बनता है? हर्षवर्धन। अब उनका जो बहनोई है, बहनोई आप समझते हो ना, बहन का पति, उनका जो बहनोई है वो कन्नौज के शासक थे। ठीक है, कन्नौज के शासक। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, बट इनके बहनोई को किसने मार डाला? बंगाल के शासक ने। तो हर्षवर्धन ने क्या कर लिया? कन्नौज को भी अपने अधीन किया, फिर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। देखो, जब नर्मदा नदी को पार करके वो दक्कन की ओर बढ़ते हैं ना, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब यहां से पुलकेशिन द्वितीय की शुरुआत होती है। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? हर्षवर्धन हर्षचरित। ये आपको समझ में आ गया। इनके बारे में जो भी जीवनी है सारी चीजें याद रखिएगा। अब इन्होंने क्या किया? मगध और बंगाल को जीता, बट जैसी सफलता उन्हें पहले मिली थी वैसी सफलता उन्हें बाद में नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो नर्मदा नदी को पार करते हैं, दक्कन की ओर बढ़ते हैं, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब यहां से आपको पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ना है। हमने समुद्रगुप्त पढ़ लिया, हर्षवर्धन पढ़ लिया, अब इन तीनों की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है या नहीं? प्लीज बताते जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बस 1 सेकंड लगता है लाइक वाला बटन दबाने पे। देखिए, लाइक करने को मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इससे बस एक चीज होती है कि वीडियोस आप ही के जैसे कुछ लोगों के पास पहुंचेगी, साथ में सपोर्ट मिलता है और मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं डेली ऐसे ही क्लासेस लेकर आऊँ। देखिए, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में। इस काल में पल्लव और चालुक्य जो है वो दक्षिण भारत के, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पल्लव चालुक्य जो है कहाँ के महत्वपूर्ण राजवंश थे? तो दक्षिण भारत के। हो गया। अब पल्लव का राज्य, उनकी राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पता चल गया राज्य की और उनकी राजधानी। जबकि चालुक्यों का राज्य जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। 2 क्वेश्चन बनेगा। ये कहाँ के राजा थे? दक्षिण भारत के। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कहाँ तक थी? तो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी तक। जबकि चालुक्यों का कहाँ पे था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, अब अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाएगा कि चालुक्य की राजधानी का नाम बताइए। तो चालुक्यों की राजधानी जो है वो एहोल थी। ये 1000 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बताऊंगी ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चालुक्य की राजधानी क्या थी? एहोल थी। और ये क्या एक व्यापारिक केंद्र था? जी हाँ, ये बहुत ही प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, और धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, बट पहले तो व्यापारिक केंद्र था जहां पर कई मंदिर थे। देखो, जब धार्मिक केंद्र बना तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे मंदिर होगा ही। पल्लव और चालुक्य जो है एक दूसरों की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय जो है सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो कौन से राजा थे? तो याद रखना है वो आप प्रसिद्ध
चालुक्य राजा थे, उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा, आपने स्टार्टिंग से देखा होगा सबका कोई ना कोई दरबारी कवि है, और यही दरबारी कवि का नाम पूछा जाता है क्योंकि सभी का है, तो आप जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बनता ही है और कंफ्यूजन भी होगा। तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, ये प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, इनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। ठीक है, और इसी के प्रशस्ति से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। बेसिकली दरबारी कवि इतना, ये दूसरी लाइन तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि का नाम बताओ? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों से अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। ठीक है, हर्षवर्धन की बात हो रही है। अब हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, क्योंकि हर्षवर्धन को भी रवि कीर्ति के अनुसार जो है पुलकेशिन द्वितीय ने, आपने देखा था ना, अभी हमने पढ़ा था, उसको रोक दिया था जैसे वो आगे बढ़ा। हर्षवर्धन जैसे ही आगे बढ़ता है, पुलकेशिन द्वितीय रोक देता है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। क्या पल्लवों के ऊपर आक्रमण किया था पुलकेशिन द्वितीय? पुलकेशिन किस राजवंश का था? चालुक्य, याद रखिएगा, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पल्लव के ऊपर जैसे ही आक्रमण किया ना, तो इन जो पल्लव है वो क्या किए? कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लिए। किसने आक्रमण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। और आप जानते हैं चालुक्य का जैसे नाम आएगा आपको इसको किससे जोड़ना है? पुलकेशिन द्वितीय से। तो लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पल्लव चालुक्य को समाप्त किसने किया? तो राष्ट्रकूट और चोल वंश ने। कोई ना कोई आता है, समाप्त कर जाता है, फिर दूसरा राजा आता है, इसी तरीके से है। ठीक है, अब राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इनको समाप्त किया। तो आपने सोचा होगा कि ये जो राज्य थे इनका प्रशासन चलता कैसे था? क्योंकि जो पहले के राजा थे, इन राजाओं के लिए आप मोस्टली जानते हो कि भूमि कर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई ना गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने ना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये जितने पॉइंट्स हैं स्टेटमेंट में, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। देखो, हम पढ़ रहे हैं कि राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। जैसे कि पहला है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए थे। मतलब बेटा अपने पिता का पद पाएगा। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह, जो हरिसेन बताओ किसका दरबारी कवि है? अभी मैंने आपको बताया है, हर्षवर्धन के नाम से याद रखो, हर्षवर्धन के नाम में ह है, वैसे ही हरिसेन। तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। जैसे कि मान लो पहला तो यही था कि आनुवंशिक रूप से चलता था, और हर्षवर्धन ने भी ऐसे ही अपने पिता का पद पाया था। जैसे कि उसके पिता पहले महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे, तो इसका पद इनको हरिसेन को मिल गया। फिर कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी था, हमने पढ़ा है, और एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो मतलब एक इंसान कई पदों पर काम करेगा। उसके बाद से जैसे कि वहां के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थो यानी लिपियों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये लोग भी शामिल थे। उसके बाद से इस तरह की कुछ नीतियां जो है कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ जो है अधिक शक्तिशाली हो गए। फिर उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली जो कहानी की तरह समझ लेना, ज़्यादा इसको याद करना नहीं है, बट आपको याद रखना है कि इनका प्रशासन कैसे चलता था। अब एक नए प्रकार की सेना, कैसी सेना होती थी? तो देखो, कुछ राजा ना अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में क्या होता था कि इनको कुछ भूमि दान देते थे। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। मतलब इनको वेतन नहीं, इनको बेसिकली भूमि को दान में भूमि दान दे होता था पहले। ठीक है, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाएंगे। फिर इस तरह के व्यक्ति जो है सामंत कहलाते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामंत किसे कहते थे? तो आप समझ गए ना कि
ये क्या करते थे, राजा को सैन्य का सहायता देते थे, सैलरी इनको मिलती नहीं थी, इनको भूमि दान मिलता था और इसी भूमि से कर वसूलते थे, फिर वो सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे और फिर इससे ये हथियार जुटाते थे। तो ऐसे लोगों को सामंत कहते हैं। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो सामंत से क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको बार बार समझाया है। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं होती थी, किस तरीके की, देखिए पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। सभा किसे कहते थे, तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सभा का तात्पर्य किससे है, तो वो है ब्राह्मण भूस्वामी से। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। ये उर क्वेश्चन पूछा था कि ये उर क्या है, तो उर जो है एक ग्राम सभा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि उर का मतलब क्या है, तो उर का मतलब है ग्राम सभा। आपने देखा कि एक एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है, ठीक है, जहां पर लोग ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे अरे ये तो पूछेगा ही नहीं, बट यहीं पर सबसे पहले सभा से क्वेश्चन पूछ लिया। फिर ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण ये सब करती थी। जिन इलाकों के भूमि स्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई। तो उर का मतलब क्या हुआ कि जहां पर मान लो कोई ब्राह्मण स्वामी नहीं है तो वहां पर उर नामक ग्राम सभा होगी, बस। तो उर का मतलब ग्राम सभा से है। अब नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम जो है एक व्यापारी संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कहां कहां से पूछेगा। सामंत वाला मैंने आपको बताया, आपको मैंने उर बताया है, और ये आपको सभा, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का चैप्टर। अब उस जमाने में आम लोग जो थे, इस पे एक कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि उस जमाने में जो आम लोग थे, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी झलक हमको नाटक से पता चलती है। किसके नाटक से, कालिदास के नाटक से। जैसे कि कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटक है। इन नाटकों में एक रोचक बात है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। जो कालिदास का एक नाटक है ना, उसमें ये दिखाया गया है कि जो राजा है, जो ब्राह्मण है, वो संस्कृत बोल रहे हैं, जबकि जो अन्य लोग हैं ना, आम लोग और जो महिलाएं हैं, वो प्राकृत बोल रही हैं। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये इतनी बार पूछा हुआ है कि क्या कालिदास का नाटक का नाम बताओ, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है, ठीक है। इस नाटक में गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले कालिदास का फेमस नाटक क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए और अन्य लोगों और महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक राजा, शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है, और एक गरीब मछुआरे पे कैसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है इसे भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये नाटक की कहानी इसमें लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ मैं भेज दूंगी, बस इससे यहाँ पे पूछा नहीं गया है। अभी हमने देखा कि बहुत सारे चीनी तीर्थयात्री आए हैं, उसमें एक फासियान का नाम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो फासियान ने क्या किया, उन लोगों की दुर्गति पर भी ध्यान दिया, जैसे कि जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। आप जानते हैं कि पहले ऐसा होता था। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नीचे वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन एक जगह बाण भट्ट, अभी हमने पढ़ा ना, द्वारा अभियान भर निकली राजा की सेना का सजीव चित्रण किया गया है। अच्छा, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ बताया है, अभी मुझे याद आया, मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि ये देखिए हर्षवर्धन, ये पल्लव चालुक्य हैं। एक मिनट, क्योंकि ये इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको अपने कॉपी में नोट करना होगा। हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा ना, और इनका हरिसेन है। यहाँ पे मेरे से शायद गलती हो गई होगी, जब मैंने हर्षवर्धन के बारे में हरिसेन का नाम बताया कि हरिसेन से हर्ष याद कर लो, तो ये मेरी मिस्टेक थी, आप इसको इंप्रूव कर लेना। क्योंकि जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था बताओ, तो वो बाण भट्ट, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट था, क्योंकि फ्लो में मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं सुधार रही हूं। क्योंकि हर्षवर्धन के नाम से मत जोड़ लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट था और समुद्रगुप्त का हरिसेन था, ठीक है। यही एक मिस्टेक हुई थी जो कि मैंने अभी तुरंत इंप्रूव करवा दिया, ठीक है। चलो, बाण भट्ट वाला एक सजीव चित्रण किया गया है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। लिमिटेड चीजें पढ़ो। देखो, सबसे पहले यहां से मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, सभा बताओ, नगरम बताओ क्या होता है,
प्रशस्ति का मतलब क्या है, आप लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही गलत बताओ। हरिश्चंद्र ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है। आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे या नहीं, प्लीज मुझे बताइए। और उसके बाद से देखिए, गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई, हर्षवर्धन का शासक। दक्षिणापथ में क्या 12 शासक थे, यस और नो, अभी हमने पढ़ा है दक्षिणापथ में कितने थे, 12 ही थे। गुप्त शासक के नियंत्रण में क्या दो महत्वपूर्ण, तक्षशिला और मदुरई था। एहोल पल्लव की राजधानी थी कि चालुक्य की, आप मुझे बताइए, मैंने कितनी बार बोला और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। ऐसे 3 लेखक के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। और कालिदास का फेमस नाटक का नाम बताइए और उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारी आधे घंटे की क्लास होती है और कुछ चीज़ें जो हैं, वैसे तो मैं आपको ये टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी पीडीएफ, आज पूरे क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ना इंपॉर्टेंट वाले, अगर आप उतना भी अपने कॉपी में नोट करके बार बार रिवीजन करते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से 55 नंबर लेकर आएंगे, यकीन मानो। क्योंकि यही ये एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, खुद से आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने बैठोगे ना, आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इंपॉर्टेंट क्या है। मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको इसी तरीके से 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारी इसी वीक खत्म हो जाएगी, हम अगले वीक से 7 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, वो भी 2 वीक में खत्म, देन 8, इसी तरीके से ज्योग्राफी भी खत्म, पॉलिटी भी खत्म। आपके पास कितना कंटेंट हो जाएगा रिवीजन के लिए, तो इसी को पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, यकीन मानो आप सीटेट में पेपर 2 में 100% पास हो जाएंगे। बस मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो कीजिए और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद रखिएगा 2 बजे आपकी ज्योग्राफी की भी क्लास होती है, उसे भी जरूर देखें, 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट है, नहीं तो बाद में वीडियो का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि फिर मैराथन देखोगे और बाद में फिर बोलोगे कि पेपर पास नहीं हुआ। मैराथन से किसी का पेपर पास नहीं होता है, एनसीईआरटी से ही आपका पेपर पास होगा।